नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोगों ने जो है कुछ इम्पोर्टेंट्स जो यूथ कंपटीशन का एक बुक है उसके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लिए हैं जो विगत किसी भी एग्ज़ाम में जो UPPSC से रिलेटेड हैं, चाहे वो RO ARO का हो, कानून गो का एग्ज़ाम हो, या GIC प्रवक्ता का हो, UPPCS का हो, मतलब किसी चीज़ का एग्ज़ाम जो यूपी से रिलेटेड है उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो 69 BPSC जो भी हाल ही में 30 तारीख को इसी मंथ में होने वाला है, 30 सितंबर को। इसके बाद में अन्य जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्ज़ाम है और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे लेवल के, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको हम लोग जो है देख लेते हैं। और हम लोगों ने इसके पहले जो है द्वीप वगैरह देख लिया है, और अब यहाँ पर जो है हम लोग जैसे प्रमुख घाटियाँ हो गई, प्रपात और झीलें, ठीक है, इन सबको देख लेते हैं। ठीक है, मेजर वैलीज़ हो गई, वाटरफॉल्स एंड लेक्स, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वैलीज़ के बारे में यानी घाटी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, जो चित्रकूट जलप्रपात हमारा है ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि चित्रकूट जो एक स्थल का नाम है, धार्मिक स्थल एक हिसाब से कह सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बांदा के पास में है, तो वहाँ से रिलेटेड उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में डाल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, चित्रकूट जो हमारा जलप्रपात है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगला है सियाचिन ग्लेशियर, या अगर ग्लेशियर हिंदी में कभी हिमनद भी लिख के दे दे तो वो ग्लेशियर का अनुवाद हो जाता है हिमनद। तो सियाचिन हिमनद जो या ग्लेशियर कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, और सबसे बड़ा जो ग्लेशियर या हिमनद है वो भी सियाचिन ग्लेशियर ही है। ध्यान रखिएगा, कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। ये बहुत ही ठंडा स्थल है सियाचिन। ठीक है, और यहाँ से जाने के लिए जो है सिंधु की सहायक जो है नुब्रा नदी है। कौन सी? नुब्रा नदी। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी है? नुब्रा। और इसी नुब्रा नदी की जो एक सहायक नदी है उसका नाम है श्योक। ठीक है, इसी श्योक नदी के मतलब जब जमाव हो जाता है बर्फ़ का, तो इसी के माध्यम से जो है हम लोग सियाचिन ग्लेशियर के आसपास जा सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा इसी में हो जाता है कि फूलों की घाटी। ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी किसको कहते हैं? तो ये उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, चमौली। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चमौली है, जो हमारा ये उत्तराखंड हो जाता है इधर वाला। ठीक है, ये उत्तराखंड जो हमारा है ये चमौली डिस्ट्रिक्ट, और ये नेपाल से सीमा बनाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर पूछे फूलों की घाटी कौन सी है तो फूलों की घाटी हमारी कौन सी हो जाएगी? चमौली अगर ऑप्शन में है तो चमौली, वरना उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहीं पर जो है कुछ हमने ऊपर बताया था, जैसे दर्रे जो हमारे हैं, कौन से दर्रे, तो बहुत बार पूछा गया है कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से हैं। तो देखिए माना हो गया, नीति हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ में लिपुलेख हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? लिपुलेख हो गया। तो ये दर्रे जो है ये भी उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में अवस्थित है। तो देखिए जो यहाँ पर हो जाता है वो है कुमाऊँ क्षेत्र में कौन सा स्थित है? तो मिलाम हो जाएगा। कौन सा है? मिलाम हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के कानूनगो के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अच्छा, इसके बाद में अगर और बात करें तो देखिए यहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब भी क्या है? ग्लेशियर है। ध्यान रखिएगा, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, मिलाम हो गया, ये सब कहाँ है? तो ये सब जितने भी ग्लेशियर या हिमनद हैं ये सब उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है कि भारत के 2/3 लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है कहाँ पर? दामोदर घाटी में। अच्छा, बात करें दामोदर घाटी, तो दामोदर नदी कहाँ है? अगर ये आपको पता है तो दामोदर घाटी भी पता हो जाएगी। तो देखिए अगर बात करें बंगाल का शोक किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो दामोदर नदी को दी जाती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम बात करें तो दामोदर घाटी हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और इसी के साथ में अगर हम देख लें तो देखिए कोयले के जो प्रकार होते हैं, किसके? कोयले के प्रकार। ठीक है, कोयले के प्रकार। तो देखिए कोयले के प्रकार में कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट के बाद में लिग्नाइट। कौन सा होता है? लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट होता है। इसके अलावा क्या होता है? बिटुमिनस होता है। क्या होता है? बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। और बिटुमिनस के बाद में हमारा क्या होता है? पीट।
लेकिन भारत में अगर बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में हमारा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, लगभग 90%। लगभग 90% जो हमारा कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। और अगर पूछ ले सबसे अच्छे प्रकार का कोयला कौन सा होता है, तो वो हमारा एंथ्रेसाइट हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है? एंथ्रेसाइट। ये हमने क्रम से लिखा है, इसी क्रम से जो है ये रहेगा। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और फिर पीट। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो है कोयले पाए जाते हैं। और देखिए कुछ कोयलों के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे झरिया हो गया, झारखंड का हो गया। ठीक है, इसके अलावा रानीगंज हो गया, मयूरभंजन हो गया, ये सब कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आगे इसमें कहीं आएगा तो हम वहाँ पर जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हमारा आ गया जलप्रपात। ठीक है, अब हमारा आ गया जलप्रपात। तो चलिए जलप्रपात के बारे में भी देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है चित्रकूट। ठीक है, अब देखिए वही फिर से है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो ये एक छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर जनपद। ठीक है, तो बस्तर जनपद जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, चित्रकूट है, कूट नहीं है। ठीक है, अगला हमारा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा? कुंचिकल। ठीक है, वही बात फिर से पूछा है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो ये भी हमारा कौन सा है? कुंचिकल झरना है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत का वह राज्य जहाँ फुलहर झील स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, तो पीलीभीत। कहाँ पर? पीलीभीत, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी यूपी स्पेशल में पूछ लेता है कि पीलीभीत किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये काष्ठ पादुका या बांसुरी के लिए भी प्रसिद्ध है। जो बांसुरी हमारी बनती है, जिसको भगवान कृष्ण जी बजाया करते थे, तो उसके लिए भी फेमस है। तो कुल मिला के कह सकते हैं काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काष्ठ की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ मतलब लकड़ी होता है। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए अब ऐसा भी एग्जाम में पूछ लेता है, और ये सब बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऊंचाई वगैरह पूछा जाता है, किसी किसी का जो बहुत फेमस होता है। अब चूंकि ये हाईएस्ट है, इसीलिए जो है इसका पूछ लिया गया है। तो कितना है? 455 मीटर। कितना है? 455 मीटर। ठीक है, अगला है सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल। ठीक है, ये किस मतलब राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगर हम बात कर लें तो जो हमारा कुंचिकल है, कौन सा है? कुंचिकल। तो ये कुंचिकल जो हमारा है ये कहाँ पर है? ये वराही नदी पर है। ध्यान रखिएगा, किस पे? वराही नदी पर। और कहाँ है? कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। कहाँ पर? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ पर? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखिएगा। बस इतना बात अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसीलिए हम उससे ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। बाकी जब हम स्पेशल एक एक की क्लास करेंगे तो हम उसमें देख लेंगे, उसको हम मैपिंग के माध्यम से आपको जो है बताएंगे। ठीक है, अब आगे इसी में देख लेते हैं पंचभद्रा झील। कौन सी? पंचभद्रा झील जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, बाकी अन्य झीलें भी हैं, लेकिन जो है जैसे लूकर सनर हो गया और राज जयसमंद हो गया। ठीक है, ये सब झीलें, लेकिन कुल मिला के हमको यहाँ पर वो देखना है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, पंचभद्रा झील कहाँ है? राजस्थान में है। अगला हमारा है श्री हरिकोटा द्वीप। ये कहाँ? तो ये पुलिकट झील के निकट स्थित है। कहाँ पर? श्री हरिकोटा, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये वहाँ पर स्थित है। अगला हमारा हो जाता है बेम्बनाद। देखिए बेम्बनाद और अष्टमुदी, ये दोनों झील जो है कहाँ स्थित हैं? केरल में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? तो हमारा केरल में ही है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगला है वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश के, ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हरसूद नगर जलमग्न हुआ है। कौन सा? हरसूद नगर जलमग्न हुआ है, तो वो है इंदिरा सागर। कौन सा है? इंदिरा सागर जलाशय है। ठीक है, अगला है रहस्यमयी झील। ये रूपकुंड झील है। कौन सा है? रूपकुंड झील है। कौन सी झील? रहस्यमयी झील, ध्यान रखिएगा। आगे इसी में देख लेते हैं दो भारतीय राज्यों को साझेदारी वाली झील। देखिए दो राज्यों को कौन कौन साझेदारी? तो पुलिकट झील है। अब देखिए पुलिकट किसको किसको करती है? तो एक तो हमारा आंध्र प्रदेश हो जाता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश हो जाता है। और दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है? तमिलनाडु हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कभी पूछ रहे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, इसको TX2 मल्टीप्लाई का अवार्ड भी मिल चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है? पुलिकट झील है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है मुंबई में मीठी नदी निकलती है। ठीक है,
मुंबई की मीठी नदी निकलती है कहाँ से, तो बिहार झील से। कहाँ से, बिहार झील से, ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं पौई झील कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ है, तो ये भी हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी पूछ ले नासिक जो महाराष्ट्र में ही स्थित है, तो किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और वृद्ध गंगा के नाम से भी किसको जाना जाता है, तो वो गोदावरी को ही जाना जाता है, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील जो हमारा है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछ ले नलबाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो नलबाना पक्षी विहार भी हमारा कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा में ही है, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है कि भारत में फुलहर झील स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फुलहर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। और ध्यान रखिएगा इसी फुलहर झील से जो है गोमती नदी, कौन सी, गोमती नदी निकलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वो किस नदी पर स्थित है, तो गोमती नदी पर स्थित है, ठीक है। इसीलिए गोमती नदी के नाम पर ही यहाँ पर गोमती नगर जो है एक कस्बा, एक एरिया विकसित कर दिया गया, काफ़ी डेवलप एरिया है, ठीक है, लखनऊ का। बाकी नवाबों का शहर कहा जाता है, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अन्य फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। वह तथ्य जो साइबेरियन सारस, किसके लिए, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, तो कौन सा है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान में। और कौन सा है, तो केवलादेव पक्षी विहार, ध्यान रखिएगा कौन सा है, केवलादेव पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान में है, जो कि साइबेरियन पक्षी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा घाना पक्षी विहार भी कहाँ पर है, राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला हो जाता है चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है। ये चौराबड़ी ग्लेशियर कहाँ है, केदारनाथ में है, ठीक है। कहाँ पर है, केदारनाथ मंदिर के उत्तरी साइड में, ठीक है। और केदारनाथ कहाँ, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत के कुछ इंपॉर्टेंट जो है पासेस यानी दर्रे हैं, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है भारत का वह राज्य, ठीक है, भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा, ध्यान रखिएगा आपको इतना कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो वो हमारा हो जाएगा सिक्किम में, ठीक है। कहाँ पर, सिक्किम में कौन सा दर्रा है, नाथुला है, ठीक है। अगला हमारा है वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, खैबर दर्रा। कौन सा, खैबर दर्रा। ये पाकिस्तान का जब जो मार्ग है जिधर से पहले लोग आया करते थे, तो वो खैबर दर्रे के ही माध्यम से व्यापार वगैरह किया करते थे। और जो आक्रमणकारी या आक्रांता आते थे वो भी खैबर दर्रे के माध्यम से ही भारत में प्रवेश करते थे। तो ध्यान रखिएगा वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत में नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा खैबर दर्रा। अगला है वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता है, तो कौन सा है, जोजिला दर्रा। कौन सा है, जोजिला दर्रा है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सिक्किम में है। और सिक्किम की राजधानी जो है कहाँ है, गंगटोक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करें चोलामू झील, ये कहाँ स्थित है, तो चोलामू झील भी कहाँ है, सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत की सबसे ऊंची झील है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच, ठीक है, सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया, वह कौन सा है, तो चाइना। कौन सा, चीन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चीन के बारे में बात कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन। देखिए चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, ठीक है, SCO, ठीक है। इसका भी जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बीजिंग में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो चीन का शोक किसको कहा जाता है, तो वो हमारी एक नदी है ह्वांग हो नदी। कौन सी, ह्वांग हो नदी, ठीक है, ह्वांग हो नदी, ध्यान रखिएगा। ह्वांग हो नदी को चीन का शोक कहते हैं, किसका, चीन का शोक कहते हैं। और अगर बात करें कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यांगसी क्यांग है। क्या है, यांगसी क्यांग या यांग टीसी क्यांग भी इसी को कहा जाता है। तो अगर पूछे एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, यांग टीसी क्यांग। लेकिन अगर पूछे चाइना का शोक किसको कहते हैं, तो वो ह्वांग हो नदी को कहते हैं। दोनों बात अलग अलग है, ठीक है। और अगर भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्रा। और अगर बात कर लें सबसे लंबी नदी, तो गंगा, ठीक है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये यमुना हो जाएगी। कौन सी, यमुना हो जाएगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ ले विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है लंबाई में, तो वो हो जाएगी नील नदी, ठीक है। और बात करें सबसे चौड़ी, तो वो हो जाएगा अमेजन नदी। कौन सा, अमेजन नदी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो हमने बता दिया। आगे देखते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हमारा कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाता है, इसी में एक है
कि सतलज नदी जो हमारी है वो किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ही सिपकीला दर्रा है। कौन सा दर्रा है, ध्यान रखिएगा, सिपकीला। ठीक है, सिपकीला दर्रा है और यहाँ से जो है सतलज नदी प्रवेश करती है। कौन सी, सतलज। ठीक है, सतलज नदी प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा। और सतलज नदी पर ही फिरोजपुर शहर, कौन सा, फिरोजपुर शहर जो पंजाब में है वो स्थित है, और लुधियाना भी सतलज नदी पर ही स्थित है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, कुछ प्रमुख सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो देख लेते हैं उसको। देखिए, बनिहाल दर्रा हमारा कहाँ हो जाता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा नाथुला दर्रा, ठीक है, ये हमारा कहाँ हो जाता है, सिक्किम में। अच्छा, नाथुला के अलावा एक दर्रा और है सिक्किम में, जेलेपला दर्रा। कौन सा, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ हैं, सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है बोमला या बोमडीला, जो भी आपको मिल जाए, बोमला या बोमडीला। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं बोमला, ठीक है, या बोमडीला, जैसा आपको मिल जाए तो आपको अरुणाचल प्रदेश ही मार देना है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी दिफू दर्रा मिल जाता है। कौन सा, दिफू दर्रा। देखिए दिफू दर्रा, तो ये भी आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। और अगर बात करें तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, तो ये हमारा हो जाता है मणिपुर में। कहाँ हो जाता है, मणिपुर में, ध्यान रखिएगा, कहाँ हो जाता है, मणिपुर में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे थे जिसको हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में आ जाता है मानसून एवं वर्षा। ठीक है, मानसून एवं वर्षा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए, मानसून एंड रेनफॉल। ठीक है, भारत में मानसून की उत्पत्ति करने वाली, मतलब भारत में जो पवन है उसकी उत्पत्ति करने वाली पवन को क्या नाम दे सकते हैं, तो देखिए, या किस विंड से जो है मानसून की उत्पत्ति होती है, तो वो हमारा हो जाता है दक्षिण पश्चिम पवन। कौन सा, दक्षिण पश्चिम पवन, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला है भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है, भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है, तो किसका प्रभुत्व है, मानसून का, क्योंकि मानसून के अनुसार ही यहाँ पर जलवायु चेंज होती रहती है। ठीक है, ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्मी और बरसात के मौसम में बारिश। इस समय तो हाल फिलहाल वर्षा और जो है ठंडी का मतलब महीना कम होते जा रहा है, और गर्मी तो अपना प्रचंड रूप लेते जा रही है। कारण उसका आप सभी को पता है, भौतिक सुख। ठीक है, जैसे फ्रिज वगैरह चला रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, या फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है किसानों द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए फसलों को, तो उसकी वजह से भी बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी जब एग्रीकल्चर समझेंगे तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर समझ लेंगे। अगला है भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है, तो देखिए केरल में जो हमारा मालाबार तट है वहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाता है कौन, मानसून। ठीक है, अगर कभी पूछ ले मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून जो है वो मौसम से बना हुआ है, और ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका, अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की जो मात्रा होती है वो वायुमंडल पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, किस पे निर्भर करती है, वायुमंडल की नमी पर। वर्षा की जो मात्रा होती है वो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। अगर कभी पूछ ले वर्षा का मापन किससे किया जाता है, तो रेन गेज से। किससे किया जाता है, देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, रेन गेज से। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि वर्षा का मापन किससे किया जाता है, तो रेन गेज से। और कभी पूछ ले भूकंप का मापन किससे किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ से। किससे किया जाता है, सिस्मोग्राफ से। ठीक है, सिस्मोग्राफ से, ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफ से। ठीक है, आगे देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य। देखिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून होगा तो उस समय जब मानसून केरल से होते हुए और फिर इधर गोवा वगैरह से होते हुए, मुंबई करते हुए, इधर उत्तर प्रदेश से होते हुए मुड़ते हुए फिर वो राजस्थान की तरफ पहुंचता है, तो इधर पहुंच ही नहीं पाता तमिलनाडु। इसीलिए जो है इधर का क्षेत्र कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन जब लौटते हुए मानसून की बात करेंगे यानी शीत ऋतु में, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो हमारा किस पे होता है, कोरोमंडल तट पर ही होता है। कोरोमंडल तट कहने का तात्पर्य है चेन्नई, तमिलनाडु, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का तट, ये सब जो हमारा आ जाता है ये कोरोमंडल तट के अधीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा लौटते हुए मानसून की होती है। आगे देख लेते हैं, एक ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और ढलवा पहाड़ी, ठीक है, स्थल जिसकी खेती अभिष्ट यानी आइडियल होगी,
तो चाय के लिए, ठीक है। मतलब जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और ढलान वाला क्षेत्र हो, यानी पहाड़ी क्षेत्र हो, तो ऐसे क्षेत्र पे जो है चाय की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और भारत में दार्जिलिंग जो है बहुत फेमस है, जो पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कौन सा? सिंगलीला, ठीक है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी कहाँ आपका है, पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, उत्तरी पूर्वी, ध्यान रखिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून से, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से तो हमारा केरल में होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें उत्तर पूर्व से, तो उत्तर से आएगा और पूर्वी तट पे हो जाएगा, ठीक है। जब पश्चिम की बात करेगा तो आप केरल आ जाइएगा, जब पूरब की बात करेगा तो आप कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल अर्थात तमिलनाडु के क्षेत्र में, ठीक है। तो पूछ रहा है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होने वाला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। अभी इसका हमने ऊपर जो है थोड़ा व्याख्या के रूप में समझाया था। तो उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। अगला है वह स्थान जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो ये हमारा हो जाता है लेह। कौन सा हो जाता है, लेह। अगर बात कर लें सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ये जो है चेरापूंजी के निकट एक स्थान है, जगह है मासिन राम, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इससे पहले चेरापूंजी ही था, लेकिन बाद में जो है जब वहाँ पर किया गया तो वहाँ पर ज़्यादा प्राप्त हुआ, इसीलिए मासिन राम रख दिया गया, ठीक है। अगला है वह स्थान जहाँ सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो सेम क्वेश्चन था, इसीलिए सेम आंसर ले। अगला है भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितनी, 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो जम्मू और कश्मीर में। कहाँ, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हमें बताना है। वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, मतलब भारत में जो है जल संचय की अभी उचित प्रबंध नहीं है, ठीक है। कैसा, जल संचय का उचित प्रबंध नहीं है, इसीलिए सूखा रह जाता है, मतलब पानी वेस्ट चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें और भी बड़े बड़े जलाशय, तालाब, ठीक है, इन सबको बनाना पड़ेगा। छतों पे जो है उचित व्यवस्था, टैंक वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है, ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, भाई व्यवस्था नहीं रहेगी ठीक से तो स्वाभाविक सी बात है, जब धूप होगा तो वो वाष्पन क्रिया के द्वारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगला है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ठीक है, क्या होना, वर्षा का कुछ ही थोड़े महीनों में जोर होना। तो ये सब बातों की वजह से जो है भारत का जो है अभी भी कुछ ऐसा प्रदेश है, और प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे महाराष्ट्र का लातूर हो जाता है और चेन्नई का लगभग क्षेत्र, ये सब सूखा के क्षेत्र में आ जाते हैं। मतलब ये प्रदेश और कुछ क्षेत्र हैं जो सूखा क्षेत्र में आ जाते हैं। राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जैसे बुंदेलखंड एरिया हो गया, तो यहाँ पर जो है बारिश की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और थोड़ा उचित प्रबंध करना चाहिए। आगे हमारा हो जाता है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है, तो कहाँ होती है, सेम क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। आगे हमारा इसी में हो जाता है कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है, तो देखिए जो कोलकाता है ये लघु औद्योगिक इकाई, ठीक है, किसका, लघु औद्योगिक इकाई, इसके कारण जो है यहाँ पर जो है प्रदूषण का योगदान सर्वाधिक हो जाता है, किसका, लघु औद्योगिक इकाई का, ठीक है। अगला है अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए वर्षा के मामले में हमारा जो केरल है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पर, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जो हमारा राज्य हो जाता है वो केरल हो जाता है। अगला है हरियाली योजना, ध्यान रखिएगा हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो जल प्रबंधन से। भाई जल बरसेगा, ठीक है, अच्छी खासी बारिश होगी तभी क्या होगा, हरियाली आएगी, इसीलिए हरियाली योजना का संबंध किससे है, जल प्रबंधन से। अगर आप जल प्रबंधन अच्छा रहेंगे, ठीक है, तो जब हम फसलों को अच्छे प्रकार से फसल दे पाएंगे, उसके बाद में खाद व्यवस्था को उचित प्रबंध दे पाएंगे, तभी जो है हमारे फसल जो है वो हरे भरे होंगे, अन्यथा सूख जाएंगे, ठीक है। अगला है भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, तो देखिए जो हमारा कौन सा हो गया, हमारा जो ये भारत है इसका जो ये कोरोमंडल तट है, ठीक है, यहाँ सब क्या होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। तो कैसा है, उत्तरी पश्चिमी, ठीक है, कौन सा, उत्तरी पश्चिमी, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं तो देख लेते हैं, हाँ, पुनर्भरण योग्य, ठीक है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है, तो वो हमारा हो जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कैसा होता है, देखिए
पूर्वी हिमालय की तुलना में, सीधी सी बात समझिए कि जो पूर्वी हिमालय है उसकी तुलना में पश्चिमी हिमालय, ठीक है, हिमालय में क्या होता है, जो ट्री लाइन यानी कि पौधों की जो व्यवस्था है वो कैसी होती है। देखिए ऊंचाई पर वृक्षों की संख्या ज़्यादा है हिमालय में, और जैसे जैसे हम ढलान की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही पूछ रहा है। देखिए इधर से इधर आएंगे, जिधर जिधर ऊंचाई, यानी कि पूर्वी हिमालय की तुलना में जो है, ठीक है, ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो सही बात है, क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। आगे देख लेते हैं, शुष्कता दशा संदर्भित है। देखिए जो शुष्क दशा संदर्भित करती है वो निम्न आर्द्रता को संदर्भित करती है। किसको, निम्न आर्द्रता को। अगला हमारा हो जाता है, भारत में वर्षा का उच्चतम मात्रा वाला स्थान, अभी हमने बताया था कौन सा है, मासिनराम है। कौन सा है, मासिनराम है। अगला है तड़ित मेघ क्या होता है, तो देखिए तड़ित मेघ क्या होता है, कपासी वर्षा। कौन सा, कपासी वर्षा को क्या कहा जाता है, तड़ित मेघ कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा वही देखिए सेम क्वेश्चन, लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर। कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पर, ठीक है। अगला है, भारतीय मानसून का उस समय प्रबल होता है जब ला नीनो का अधिक प्रभाव होता है, ठीक है, ला नीनो का अधिक प्रभाव होता है। अब बात करें ला नीनो की, तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है, कम से कम 30 मिनट की क्लास होगी इस पर, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इतना जान लीजिए कि ये जो हमारा साउथ अमेरिका पड़ता है, तो यहाँ से जो है ये जो पेरू की जलधारा जाती है, यहाँ से इसका प्रभाव प्रारंभ होता है। ये बात आपको बस इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017। अब देखिए इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये जो हमारा है ये लगभग 23% हो गया है, इसीलिए इसको भी आप भूल जाइए। अगला है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का 1% सर्वाधिक है, तो ये भी हमारा अभी कोई मतलब नहीं रहा है। अगला है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में, ठीक है, कहाँ पर, पश्चिमी घाट में। और भारत का वह राज्य जहाँ सागौन का वन पाया जाता है, तो देखिए मध्य प्रदेश है। और बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से भी कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में ही है। ध्यान रखिएगा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है, तो वो भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए जो बदला नहीं है उसको हम आपको बता दे रहे हैं। और अगर बात करें सबसे तेज ग्रोथ कौन कर रहा है वन क्षेत्र के मामले में, तो वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन का, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है, वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन अब पारिस्थितिकी का आतंकवाद बन गया है, ठीक है, तो ये हो गया यूकेलिप्टस। अच्छा, यूकेलिप्टस या गांव-गांव में इसे सफ़ेदा या लिप्टस के नाम से जानते हैं। तो इसको जो है पहले लोग खेतों वगैरह में लगाते थे, लेकिन अब नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये पानी का जो खेत में नमी धारण करने की क्षमता है, तो अगल बगल के क्षेत्र के पानी को जो है क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वहाँ जो है फसलों को अच्छे तरीके से पानी नहीं प्राप्त हो पाता है और फसल क्या होता है, सूख जाते हैं। तो इसी कारण जो है इसको अभिशाप माना गया है, इसीलिए इस पेड़ को जो है हटा दिया गया, अब लोग लगाना नहीं पसंद करते हैं। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, कितने % वन रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो 1/3। कितना, 1/3, ध्यान रखिएगा। आगे है, राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं, तो वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड है। ये हमको कंफर्म नहीं है, इसीलिए हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है वो हम देख ले रहे हैं। बाकी अब देख लीजिए, यहाँ पर नीलगिरी में मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन जनरली आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये आपको कहीं मिल गया तो प्रैक्टिस सेट में ही मिल सकता है सॉल्व करते ही, वरना ये कोई टीचर जल्दी नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है। भारत में जो नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं वो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है। कहाँ, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, ठीक है। अगला हो जाता है हमारा कि देखिए अब यहाँ से भी कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सब डेटा चेंज हो गए हैं। आगे हम लोग ये देख लेते हैं, सागौन तथा साल उत्पाद हैं उष्णकटिबंधीय। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सागौन और साल ये दोनों जो है किस मतलब शुष्क हैं या उष्ण, तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है, ठीक है। अगला है, अब इसके बारे में भी हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि वन रिपोर्ट थोड़ा हमारे ध्यान से उतरा हुआ है, तो हम इसमें ज़्यादा नहीं कह सकते। अगला है, भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, हाँ ठीक बात है, गंगा डेल्टा के क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। और जब आंधी चक्रवात तूफान आता है तो उनसे भी हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जो मैंग्रोव वन होते हैं इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत होती है। आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं
वह राज्य जिसमें वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है अरुणाचल प्रदेश में है। और आगे देख लेते हैं, वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित है। तो ये डेटा भी मुझे क्लियर नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है वन तक का जितना भी था ये हमने देख लिया। जो डेटा नहीं कन्फर्म है इसको हम बाद में देखेंगे। बाकी जैसे दर्रे हो गए, नदियाँ हो गई, झील हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, इन सबको हम एक मैप बनाएंगे और मैप के माध्यम से एक एक करके देख लेंगे ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी हैं, जैसे नदियाँ हो गई, कौन दाएं तरफ की हैं, कौन बाएं तरफ की हैं, ठीक है। सबसे हाईएस्ट झील कौन सी है, पर्वत कौन से हैं, पठार कौन से हैं, तो उनके बारे में भी देख लेंगे। और कल जो है हम आपदाओं से संबंधित अगले चैप्टर को लेके प्रारंभ करेंगे। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।